लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास में दो लोग हैं। जस्ट एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, Chirag sir, screen is visible. ओके, चलिए। तो लेट अस अज्यूम कि दो लोग हैं। मान लेते हैं एक ए एक पर्सन है और बी एक दूसरा पर्सन है। एक सी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको थोड़ा बाद में लाएंगे पिक्चर में, पहले ए और बी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं तीन लोग हैं, ए बी और सी। ए और बी को अभी पिक्चर में लाते हैं, सी को थोड़ी देर बाद में पिक्चर में लाएंगे। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। ये ऑप्शन बाय कर रहे हो, ये ऑप्शन सेल कर रहे हो, ये होता क्या है बेसिकली। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ए के पास में एक प्रॉपर्टी है, अच्छा सा फ्लैट मान लेते हैं कि उसके पास में एक फ्लैट है, अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और बी जो है वो उस फ्लैट को परचेज करना चाहता है। ठीक है, सिंपल सी सिचुएशन है। ए के पास में एक प्रॉपर्टी है, अच्छा सा फ्लैट है, उसकी कॉस्ट भी चलो डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपीज में तो वैसे आज के जमाने में कुछ आता नहीं है, ठीक है ना, फ्लैट में से बाथरूम भी नहीं आएगा, लेकिन जस्ट अज्यूम समझने के लिए, थोड़ा राउंड फिगर रखने के लिए, तो मान लेते हैं उसका जो प्राइस है वो 10 लाख रुपीज है और बी उस फ्लैट को परचेज करना चाहता है। तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में डील हो सकती है, किस किस तरीके से इन दोनों के बीच में डील हो सकती है, वो मोड ऑफ डील को अगर हम समझ जाएंगे तो बेसिकली हम पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो समझ जाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका तो क्या होता है, सबसे आसान तरीका तो क्या है, बी ए के पास गया, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस फ्लैट। ए ने कहा भाई इसका कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, बी ने 10 लाख रुपए का चेक दिया, ए ने कीज पकड़ा दी, खेल खत्म। सिंपलेस्ट ट्रांजेक्शन, एकदम आसान, जिसमें कुछ भी नहीं करना है। बी ने ए को पेमेंट कर दी, ए ने बी को फ्लैट की कीज हैंडओवर कर दी, बात खत्म। इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है इसको हम यूजुअली कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। जैसे आप नॉर्मली कोई भी स्टॉक्स वगैरह जो भी बाय करते हो, आप क्या देखते हो स्क्रीन के ऊपर, उसका भाव क्या चल रहा है। आपने कहा मान लीजिए ये स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है, आपने 100 रुपए पे करी, वो स्टॉक की वो यूनिट आपको मिल गई। दो लेनी है तो 200 300 400 वॉट एवर, जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है आपने पेमेंट करा और वो आपके पास में जो है वो डिलीवरी उसकी आ गई। दैट इज द सिंपलेस्ट ट्रांजेक्शन जो कि हम कैश में यूजुअली आप सब लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी करते होंगे, दैट इज द सिंपलेस्ट ट्रांजेक्शन। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बी जो है वो ए के पास में जा रहा है और उसको पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फ्लैट, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय। उसने कहा 10 लाख रुपीज। बी ने कहा यार फ्लैट बढ़िया है और मैं 10 लाख रुपए में 10 लाख रुपीज में ये लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन आई नीड 1 मंथ टाइम। मैं 1 महीने में आपको पेमेंट कर देता हूं और आप मुझे ये मेरे लिए होल्ड कर लो, 1 मंथ में मैं आपको ये पेमेंट डाल देता हूं और आप मुझे कीज जो है वो हैंड ओवर कर देना। 1 मंथ मतलब मैं कल भी डाल सकता हूँ, 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम, 1 मंथ का मुझे टाइम जो है वो चाहिए। अब ए के माइंड में एक थॉट आएगा कि यार मैं बी को टाइम क्यों दूं, वाई शुड आई गिव टाइम टू बी। मेरे पास में अगर सपोज करो कि मैंने बी को टाइम दे दिया 1 मंथ का, और इस दौरान कोई दूसरा बंदा आया पूरा पेमेंट लेके, तो मैं उसको दे भी नहीं सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा बिकॉज मैंने बी को कमिटमेंट कर दी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि हो सकता है कि इस दौरान थोड़ा सा कुछ प्राइस में मुझे बेटर डीलिंग मिल जाए, तो मुझे वो भी नहीं कर सकता बिकॉज मैंने बी को कमिटमेंट कर दी। प्लस अगर बी मुझे आज पेमेंट कर देता है तो मैं उस पेमेंट को नेक्स्ट 1 मंथ के लिए कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, बैंक में रख सकता हूं, कुछ भी यूज कर सकता हूं, जो कि मुझे यूज करने के लिए 1 महीने बाद मिलेगी। तो मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट का भी लॉस हो गया। अगर मैं सिंपली बैंक में भी रखता तो आई गेट सम इंटरेस्ट। तो एक कहता है कि भाई मैं इस चीज में एग्री नहीं हूं, लेना है तो पेमेंट दो, नहीं तो वाह। बी को भी बात समझ में आ रही है कि यार एक के लिए तो फेयर नहीं है।
तो वो क्या करता है, उसके अंदर थोड़ा सा एक बेटर प्रपोजल करता है कि जी फ्लैट 10 लाख रुपीस का है, मैं आपको इसके ऊपर 30,000 एक्स्ट्रा देता हूं, आई गिव यू 30,000 एक्स्ट्रा। सो बेसिकली मैं आपको क्या करता हूं, 10.3 लाख रुपीस देता हूं। यू जस्ट गिव मी 1 मंथ का टाइम, यू जस्ट गिव मी 1 मंथ का टाइम, और इस टाइम के लिए आपके जो कंस्ट्रेंट है कि बेटर डील मिल सकती है, आपको मेरा वेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ये वो, उसके लिए मैं आपको 30K एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 30K जो है वो एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन के अंदर, पहले वाले ट्रांजेक्शन के अंदर सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्व थी, पेमेंट किया, की ली, काम खत्म। इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर दो नई चीजें ऐड हो गई, दो नई चीजें ऐड हो गई। फ्लैट का प्राइस जो 10 लाख रुपीस था वो तो है ही, विच वॉज द प्राइस। इस प्राइस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा और दिया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अपने टेक्निकल टर्म्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और ये प्राइस और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो अपन ने पे करा उसको मिला के जो कॉस्ट निकली, इसको बोलते हैं फ्यूचर प्राइस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्राइस। क्या कहेंगे? फ्यूचर प्राइस। प्लस अब ये ट्रांजेक्शन करने के लिए जो 1 महीने का टाइम फ्रेम लिया गया है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एक्सपायरी। क्या कहते हैं? एक्सपायरी। सो बेसिकली सेम चीज, सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर 3 कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। पहला कंपोनेंट ऐड हो रहा है एक फिक्स्ड प्राइस, जिसके ऊपर आपको तय करना होगा कि ये प्राइस है। दूसरा कंपोनेंट, उस प्राइस के ऊपर आप कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। और तीसरा जो है वो है कितने टाइम फ्रेम में आप पेमेंट कर रहे हो। तो अपने टेक्निकल टर्म्स में एक होता है स्पॉट प्राइस। क्या होता है? स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब अभी कितना पैसा दोगे वो, दैट इज द स्पॉट प्राइस। उस स्पॉट प्राइस के अंदर कुछ प्रीमियम हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम टाइम चाह रहे हैं, वी वांट सम टाइम। अगर मैं बी हूं तो आई वांट टाइम फ्रॉम ए, सो वो प्रीमियम हम ऐड करेंगे, और ये दोनों मिला के बनेगा हमारा फ्यूचर का प्राइस। क्या बनेगा? फ्यूचर का प्राइस। और जो 1 मंथ का टाइम लिया है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरी। क्या कहते हैं? एक्सपायरी। यूजुअली एनएससी की अगर हम बात करें, अलग अलग स्टॉक्स वगैरह की जो बात करें फ्यूचर्स की, तो एवरी मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारा एक्सपायरी। वो क्या होता है? एक्सपायरी। क्लियर? तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो ये दो कंपोनेंट ऐड हो गए। अब कभी कभी आप देखेंगे ना, जैसे कोई भी अच्छा स्टॉक है जो एफ एंड ओ के अंदर है, फ्यूचर्स के अंदर है, तो आप देखेंगे तो उसके अंदर एक मंथ लिखा होगा, उसके बाजू में लिखा होगा FUT, दैट इज फ्यूचर। अब कभी कभी क्या होता है, रेयर केसेस में ये फ्यूचर थोड़ा कम प्राइस पे चल रहा होता है। जैसे सपोज करो कि ये जो ए वाला फ्लैट है, इस फ्लैट की कोई डिमांड ही नहीं है, कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो जब बी ने कहा कि आई वांट 1 मंथ का टाइम, तो ए अगर डिनाई करेगा तो बी कहेगा जा जा, तो हम दूसरे कहीं से ले लेता हूं, बहुत सारे है देने वाले, डिमांड थोड़ी है इसकी, कहीं और से ले लूंगा, 1 महीने बाद भी तो यहीं बैठा मिलेगा, क्योंकि कोई आने ही नहीं वाला है लेने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से या डिमांड ना होने की वजह से कभी कभी जो स्पॉट प्राइस से थोड़ा नीचे, बट दैट इज अ वेरी रेयर सिनेरियो, उसको हम लोग यूजुअली कहते हैं डिस्काउंट। बट दैट इज वेरी रेयर सिनेरियो। ऐसा कब कब हो सकता है? ए, जब डिमांड बिल्कुल नहीं हो। बी, या तो कोई एडजस्टमेंट उसके अंदर ड्यू हो, एडजस्टमेंट जैसे कोई डिविडेंड आने वाला हो, कोई बोनस आने वाला हो, इस तरीके की कोई चीज उसके अंदर होने वाली हो, तो कभी कभी क्या होता है, वो फ्यूचर के प्राइजेस डिस्काउंट में चले जाते हैं, एडजस्टेड प्राइजेस जो है वो आपको दिखते हैं। वरना यूजुअली आपको जो फ्यूचर के प्राइजेस हैं वो थोड़े से स्पॉट से ऊपर में दिखेंगे। और
ये जो प्राइस होगा फ्यूचर का प्राइस, वो एवरी मंथ आपका जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सपोज कीजिए कि अभी मैं मार्च का फ्यूचर देखूंगा तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, अप्रैल का उससे बढ़ा हुआ होगा, मई का उससे बढ़ा हुआ होगा। लाइक वाइज ये प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं। तो दिस इज कैश ट्रांजेक्शन, दिस इज फ्यूचर ट्रांजेक्शन। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका हमें डिस्कशन करना है, वो है ऑप्शन। तो अभी इन्हीं ए और बी के बीच में एक सिनेरियो और डालते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वही ए है, वही फ्लैट है, वही बी है, सब कुछ सेम टू सेम, और बी वांट्स टू परचेज दैट फ्लैट। नाउ बी ए के पास गया, बी ने ए को बोला कि भाई एक काम करो, मुझे ये फ्लैट लेना है, 10 लाख रुपीज प्राइस है ये वो। अब बी जो है वो अपनी कंडीशंस डाल रहा है। बी कह रहा है कि फ्लैट बढ़िया है, फ्लैट जो है वो आपका अच्छा है, गुड, 10 लाख रुपीज इज ओके, ये भी ओके है, बट आई वॉन्ट सम टाइम टू डिसाइड। पहले क्या था, फ्यूचर ट्रांजेक्शन में क्या था, बी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, ही वॉन्ट्स सम टाइम टू पे। नाउ बी क्या कह रहा है, आई वॉन्ट सम टाइम टू डिसाइड। मुझे ये फ्लैट अपने फैमिली को दिखाना है, थोड़ा सा आजू बाजू की लोकेलिटी चेक करनी है, थोड़ा मुझे कहीं से पेमेंट का अरेंजमेंट देखना है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करके ये फ्लैट जो है वो आपसे लूंगा। मेरे लिए अभी इस फ्लैट को आप बुक कर लो, मैं 1 महीने में डिसाइड करके आपको बताता हूं कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो ए के लिए तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई, क्योंकि अगर मान लीजिए जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो तो अभी भी है कि ए इस दौरान अगर प्राइसेस बढ़ गई तो क्या करेगा, कोई बेटर डील मिली तो भी वो डील नहीं कर पाएगा, वो तो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक और नई प्रॉब्लम यहाँ पे इनकर हो गई कि अगर 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ बी आया ही नहीं लेने, तो बी ने मना कर दिया तो ए जो है वो स्ट्रेट अवे बी को मना कर देते, नहीं भाई ऐसा डील मेरे को नहीं करना है। तो बी फिर से सोचता है कि यार नहीं, कुछ तो ऐसा प्रपोजल देना पड़ेगा जिससे मेरी भी बात रह जाए और इसकी भी बात रह जाए। तो अब बी जो है वो ए को एक प्रपोजल देता है, बी जो है वो ए को एक प्रपोजल देता है कि यार एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, कि ये फ्लैट आप 10 लाख रुपीज में मेरे लिए बुक कर लो, मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। ये करने के लिए मैं आपको 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा अभी पे करता हूं, आई विल पे यू 50,000 एक्स्ट्रा। अगर मैं ड्यूरिंग दिस 1 मंथ आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये 50,000 जो है वो आपकी, वो आप रख लेना। ए कहता है कि नहीं 50,000 पे तो मैं एग्री नहीं होऊंगा, ए कहता है 80,000 कर दो, बी कहता है नहीं 50 ठीक है। दोनों के बीच में डिस्कशन होता है करते करते दोनों लोग 60,000 पे एग्री हो जाते हैं। तो बेसिकली अब यहां पे क्या ट्रांजेक्शन हुआ है ए और बी के बीच में, बी ने एक टोकन अमाउंट जो है वो ए को दिया है, बी ने एक टोकन अमाउंट ए को दिया है एक्स्ट्रा, कितना, 60,000 रुपीज। और ए को ऐसा कहा कि यू बुक दिस फ्लैट एट 10 लाख रुपीज फॉर मी, गिव मी 1 मंथ्स टाइम, आई विल डिसाइड, जो भी मुझे पैरामीटर्स चेक करने हैं, फैमिली से डिस्कस करना है, जो भी करना है, आई विल डू दैट, और उसको डिसाइड करके आई विल केम बैक। अगर मैं 1 महीने में आता हूं तो आप मुझे 10 लाख रुपीज में ये फ्लैट दे देना। अगर मैं 1 महीने में वापस आपके पास नहीं आता हूं, ड्यूरिंग दिस 1 मंथ में नहीं आता हूं, तो ये जो 60,000 है वो आपके, दैट इज टोटली योर्स। तो ए को भी बात समझ में आ गई, बी को भी समझ में आ गई, दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन हो गया कि भाई ये एक ट्रांजेक्शन जो है वो हम कर लेते हैं। तो बेसिकली इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें तय हुई है,
पहली चीज ये डिसाइड करी गई कि जब भी ड्यूरिंग 1 मंथ जब भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपीस के बेस प्राइस पे होगा। इसके लिए अभी राइट नाउ करंट 60,000 रुपीस का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं और 1 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो बी को मिला है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम मिला है। अब इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें कोई एक आदमी कुछ खरीदना चाहता है, एक आदमी बी वांट टू बाय समथिंग, उसको खरीदने के लिए वो एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड कर रहा है कि मैं इस स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना चाहता हूं और एक टाइम फ्रेम ले रहा है कि मैं इतने टाइम फ्रेम के अंदर लूंगा और उस टाइम फ्रेम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा है। इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन। क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन। टेक्निकल टर्म्स में हम लोग इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। जब कोई एक आदमी किसी चीज को खरीदना चाहता है, वांट टू बाय समथिंग एट सम स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, और उसको उस फिक्स प्राइस पे लॉक करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है। जैसे आजकल आप फ्लाइट की टिकट्स बुक कराते हैं यूजुअली, तो आपने एक नया चीज देखा होगा कि फ्लाइट के प्राइजेस जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। जैसे आज आप देखो, आज देखोगे तो अलग प्राइस, 2 दिन बाद अलग प्राइस, 3 दिन बाद अलग प्राइस, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है डिमांड के हिसाब से प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। लेकिन आजकल जैसे आप ऐप देखोगे, उन ऐप के अंदर एक नया फीचर आया है। वो फीचर्स में क्या लिखा हुआ आता है? लॉक प्राइस एट, एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो और जो प्राइस अभी दिख रही है उसको लॉक कर लो। फिर चाहे आप 4 दिन बाद भी बुक करोगे तो भी आपका उसी प्राइस पे वो बुक हो जाएगा। वो बेसिकली क्या है, आप उस फ्लाइट का टिकट परचेज करना चाह रहे हैं और आप आगे चल के जो प्राइस का वेरिएशन है उस प्राइस के वेरिएशन में नहीं पड़ना चाहते। आज 10,000 रुपीज में टिकट मिल रहा है और आप ओके है तो यू वांट टू गो फॉर 10,000 रुपीज। अब हो सकता है आगे चल के आपकी किस्मत खराब रही, हो सकता है 8,000 में मिल रहा हो और हो सकता है डिमांड ज्यादा हो तो वही फ्लाइट का टिकट हो सकता है 20,000 का हो जाए। आप वो रिस्क को लेना ही नहीं चाहते तो आपने क्या कर दिया, 500 रुपीज दे के प्राइस लॉक कर दिया। फीचर आता है ना कि प्राइस लॉक कर दो, ये बेसिकली कॉल ऑप्शन है। बेसिकली क्या है? कॉल ऑप्शन। तो यहां पे बी ने 60,000 रुपीज दे के एक डील लॉक कर दी कि 1 महीने के अंदर जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगा, आपको मुझे ये फ्लैट 10 लाख रुपीज में हैंड ओवर करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं आया, मेरी इच्छा, आया, अब आप प्राइस लॉक करने के बाद टिकट बुक कराओ नहीं बुक कराओ ऐसा नहीं है कि टिकट करानी ही पड़ेगी। आपने सिर्फ प्राइस लॉक कर दिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं टिकट बुक करानी है तो करा दो, नहीं करानी है मत करो। अभी आप श्योर नहीं हो कि मैं ट्रैवल करूंगा कि नहीं, बट वो जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है आप उसमें नहीं पड़ना चाह रहे थे। दैट इज बेसिकली अ कॉल ऑप्शन। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ उसको समझेंगे, फिर इसका पे ऑफ ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे कि ए और बी के फायदे और नुकसान की चीज क्या क्या है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में सबसे पहली चीज जो डिसाइड करी गई कि 1 महीने का टाइम फ्रेम लिया गया कि इस 1 मंथ के ड्यूरिंग ये चीज होगा। हमारे टेक्निकल टर्म में हम इसको बोलते हैं एक्सपायरी। क्या बोलते हैं? एक्सपायरी। जैसा फ्यूचर के केस में था वैसा ही यहां पर भी। दूसरा, 10 लाख रुपीज का एक बेस डिसाइड किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। कि भाई जो भी डील होगी वो इस प्राइस के हिसाब से होगी। जो भी फ्लाइट का टिकट होगा वो हमने जो प्राइस लॉक कर दिया है वहीं से होगा, वो हमारा बन गया स्ट्राइक प्राइस। इसको लॉक करने के लिए हमने 60,000 जो पे करा है इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। क्या बोलते हैं? ऑप्शन
प्रीमियम। ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन का प्रीमियम। जो 60,000 अपन ने पे करा वो क्या बन गया ऑप्शन का प्रीमियम। और बी जो है, बी वो हो गया है कॉल ऑप्शन का बायर। उसने क्या किया है, एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया है। और ए जो है वो बेसिकली बन गया है कॉल ऑप्शन का सेलर। अब बायर और सेलर के बीच में मेन चीज क्या है, ये जो बायर है जो बी, उसके साथ क्या एडवांटेज है, उसने एक राइट ले लिया है। ही हैज अ राइट टू बाय और डिनाय। वो चाहे तो खरीदे, चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। मेरी इच्छा, मैं तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसने इस राइट को लेने के लिए ये पैसा दिया है। तो बी जो है वो एक कॉल ऑप्शन का बायर बन गया है, तो उसको राइट टू बाय और डिनाय, उसको क्या है राइट टू बाय और डिनाय। वो चाहे तो खरीद सकता है एट जो प्राइस पॉइंट हमारा डील हुआ है उसके ऊपर, चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकता है। और ए जो है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए बेसिकली क्या हो गया है, ए के लिए एक ऑब्लिगेशन हो गया है। ए के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू सेल। अगर बी उसके पास आया तो ए को सेल करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन उसके पास में नहीं है। इस ऑब्लिगेशन को लेने के लिए उसने इतना पैसा एक्स्ट्रा लिया है, इतना पैसा एक्स्ट्रा लिया है। अब अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये प्रीमियम जो है वो डे टू डे लाइफ में चेंज होता रहता है। कभी जैसे बजट आने वाला है तो पता है कि मूवमेंट ज्यादा आ सकती है, तो प्रीमियम्स हाई होंगे। इलेक्शन रिजल्ट्स हैं तो हाई वोलेटाइल सिचुएशन जब आएंगी, कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स होंगे तो प्रीमियम ज्यादा होंगे, क्योंकि ए को भी लगेगा यार बहुत सारी भीड़ आ रही है, बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो मैं एक चांस लूंगा। मैं 60,000 में क्यों डील करूं, मैं तो 1,20,000 एक्स्ट्रा लूंगा। प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि बिल्कुल डिमांड ही नहीं है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हो सकता है प्रीमियम बड़े लो हो। कभी ऐसा भी होता है कि प्रीमियम्स डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम कितना मांग रहा है। अगर 1 महीने का टाइम मांग रहा है तो प्रीमियम थोड़े ज्यादा होंगे। अगर वो 15 डेज का टाइम मांग रहा है कि मैं 15 डेज में जो भी है क्लियर कर दूंगा, तो प्रीमियम थोड़े मॉडरेट होंगे। वो कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते में क्लियर कर दूंगा जो भी है, तो प्रीमियम थोड़े कम होंगे। तो प्रीमियम का प्राइस जो होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको बेसिकली हम ऑप्शन के ग्रीक्स कहते हैं, जिनके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे बाद में, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं। तो ये जो प्राइजेस होता है, जो डिमांड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कि टाइम जितना ज्यादा कम है तो दैट इज अ थीटा, डिमांड कितनी ऊपर नीचे है डेल्टा, तो ये सारी वोलेटिलिटी के हिसाब से वेगा। तो ये अलग 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 ऑप्शंस के जो ग्रीक्स होते हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल और पुट क्या होता है। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, दो लोगों के बीच में एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें एक आदमी ने राइट लिया है, एक अधिकार ले लिया है कि आई एम गोइंग टू बाय, और इफ आई वांट तो आई कैन डिनाई दिस, कि मेरे को नहीं खरीदना है। बट प्राइस दोनों के बीच में फिक्स है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस फिक्स्ड है कि इसी प्राइस पे होगा, टाइम फिक्स्ड है कि इतने टाइम के अंदर ही होगा, और वो डील को करने के लिए एक अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। तो कोई भी ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉल ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चार चीजें फिक्स्ड होंगी। पहली, बायर सेलर कौन है। दूसरी चीज, क्या स्ट्राइक के ऊपर डील होगी जब भी होगी। तीसरी चीज, कितने टाइम में डील होगी, उसके पहले भी हो सकती है बट व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम, और उसके लिए क्या प्रीमियम का एक्सचेंज होगा, क्या प्रीमियम का एक्सचेंज होगा। तो ये चार चीजें जब मिल जाती हैं, कौन बायर है कौन सेलर है, तो दोनों लोग होने चाहिए। खाली बायर के होने से कुछ नहीं होगा, या खाली सेलर के होने से कुछ नहीं होगा, बायर सेलर दोनों होने चाहिए। किस प्राइस पे, कितने टाइम में, और वो चीज को डील करने के लिए कितना प्रीमियम डिसाइड करा जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है
वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसको कब फायदा होगा। देखो बी ने अपने हिसाब से सोच विचार के, बी ने क्यों 60,000 एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि बी को ऐसा लगता होगा कि शायद इस एक महीने में प्राइजेस 60,000 से ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लाइट का टिकट 10,000 का बुक कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपने पास्ट हिस्ट्री में देखा होगा कि अगर मैं एकदम जिस दिन ट्रैवल करना है उस दिन बुक करा रहा हूं या एक दिन पहले बुक करा रहा हूं तो ये प्राइजेस जो है वो 15,000 तक चले जाते हैं या 16,000 तक चले जाते हैं, तो यार मैं 10,000 में लॉक कर देता हूं। अब समझो वो लॉक करने का जो प्राइस है, वो लॉक करने का जो प्राइस है, वो प्राइस अगर 500 रुपीज होगा तो आप लॉक कर दोगे, 10,000 रुपीज होगा तो भी आप लॉक कर दोगे। अब समझो लॉक करने का प्राइस 5,000 रख दिया तो आप करोगे ही नहीं कि यार मुझे मालूम है कि वैसे ही 15 में तो मिल रही है तो मैं एक्स्ट्रा 5 क्यों दूं। तो प्रीमियम वो भी एक पैरामीटर है कि इन दोनों के बीच में तय होना चाहिए। अब ड्यूरिंग दिस 1 मंथ आपने प्राइस लॉक कर दिया, ड्यूरिंग दिस 1 मंथ बहुत कुछ हो सकता है, डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है, जिस जगह पे आप फ्लैट परचेज करना चाहते हो, ठीक है ना, उस जगह पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो एकदम से बूम हो जाए, हो सकता है उस जगह पे पता चले कि कुछ डिस्प्यूटेड है, एकदम से डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक महीना बहुत बड़ा टाइम, उस एक महीने में कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस चीज हो सकती है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में मेनली एज कहां पे आ रही है। तो सबसे पहले अपन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो बी एक ऐसा बंदा है जिसने राइट लिया है, यानी कि बी कौन है, एक कॉल ऑप्शन का बायर है। बी कौन है, एक कॉल ऑप्शन का बायर है। तो अब सबसे पहले अपन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि बी को क्या क्या सिचुएशंस बनेगी। तो सबसे पहली बात तो 10 लाख रुपीज में ये डिसीजन लिया गया है कि जो होना है वो 10 लाख रुपीज में होगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्राइक है। अब मान लीजिए इस एक महीने के दौरान, फॉर एग्जाम्पल इस एक महीने के दौरान मान लीजिए फर्स्ट डेट को इन दोनों के बीच में डील हुई, 10 लाख रुपीज के अंदर 60,000 का प्रीमियम दिया जाएगा एंड सो ऑन। आफ्टर 1 मंथ उस फ्लैट के प्राइस इंक्रीज ही नहीं हुए, वो स्टिल 10 लाख रुपीज ही है। आज भी अगर कोई हाजिर में जाके लेना चाहे तो वो अभी भी 10 लाख रुपीज ही उसका प्राइस चल रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो बताइए बी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, जल्दी से बताइए। बी के लिए वो फायदे की चीज हुई कि नुकसान की चीज हुई, फ्लैट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ ही नहीं, तो बी के लिए वो फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है, जल्दी से बताइए। लॉस की चीज है, वेरी गुड, ठीक है। और कितना लॉस हो गया, 60,000 का जो उसने पे करा। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ तो बेसिकली उसको 60,000 का लॉस है, मान लेते हैं ये 60,000। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि उस फ्लैट का प्राइस इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होके लेट्स से 10.5 लाख रुपीज हो गया, प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, 10.5 लाख रुपीज हो गया। क्या अब बी के लिए ये एडवांटेजियस चीज है या डिसएडवांटेजियस चीज है। अब अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है और बी ने पहले ही लॉक कर दिया था, फिर भी क्या अभी बी के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, अभी भी डिसएडवांटेज है, 10K का अभी भी डिसएडवांटेज है। तो मान लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर उस फ्लैट का प्राइस 10.6 होगा तो बी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है, क्योंकि 10 लाख का प्राइस था, 60 उसने पहले से दिए थे। अगर 10.6 से बढ़ गया उसका प्राइस, मान लीजिए सपोज कीजिए कि उसका प्राइस 11 लाख हो गया, उस केस में बी को एक्चुअली 40K का फिट हो जाएगा, क्योंकि उसने 10 लाख रुपीज में प्राइस करा, 60K में करा, इफेक्टिव प्राइस उसको पड़ा 10.6 एंड नाउ इट इज 11 लाख। तो उसको लगेगा यार मैंने ये बुक करा दिया ना, वो बढ़िया था। आपने 10,000 रुपीज में फ्लाइट का टिकट बुक करा दिया, उसके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा दे दिए,
लेकिन अगर फ्लाइट का टिकट 12,000 हो गया तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को 1,500 रुपए बच गए। अगर उस फ्लाइट का प्राइस 13,000 हो जाएगा तो और अच्छा है, क्योंकि आपके 2500 बढ़ गए। मान लीजिए डिमांड बहुत जबरदस्त है, फ्लाइट का प्राइस 50,000 रुपए हो गया, आपको बल्ले बल्ले है। तो जितना अब ऊपर प्राइस बढ़ता जाएगा उतना ही बी के लिए वो एडवांटेजियस है, क्योंकि उसने पहले ही वो डील कर ली थी। तो ये बी के लिए बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे -10 के होगा, यहाँ पे -60 के होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कारण से उस फ्लैट का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो, मान लीजिए उस फ्लैट का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया, वो अभी 9 लाख रुपीज में मिल रहा है मान लीजिए। तो क्या अभी वो 9 लाख रुपीज में मिल रहा है, कुछ भी वहां डिस्प्यूट हो गया, कुछ ना कुछ रीजन से उसका प्राइस रिड्यूस हो गया, और अभी वो 9 लाख रुपीज में मिल रहा है, तो क्या बी ए के पास 10 लाख रुपीज लेके जाएगा कि नहीं मुझे तो 10 लाख में दे दो क्योंकि हमने डील करी थी? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, उस डील को कर देगा कैंसिल, कि 62 रख, अभी तो 9 में मिल रहा है तो ये 9 पकड़ और मुझे फ्लैट दे। क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो वो ज्यादा प्राइस क्यों देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो अगर 10 लाख से कुछ भी नीचे का प्राइस हुआ तो बी जो है वो ए के पास जाएगा ही नहीं, और वो 60,000 जो है वो लॉस बियर कर। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है जहां पे 60,000 का एक फिक्स्ड लॉस है, 60,000 का आपका एक फिक्स्ड लॉस है, उस फिक्स्ड लॉस के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका लॉस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आप प्रॉफिट में जा रहे हो, वो भी अनलिमिटेड, वो कितना भी हो सकता है। और ये जो लॉस है वो कैसा है? लिमिटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन बायर का पे ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं? पे ऑफ ग्राफ। अब इस टेक्निकल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश अगर हम करें तो ये जो पार्ट है जहां पे मैक्सिमम लॉस आपको दिख रहा है, जहां पे आपको ये एज आ रहा है, ये वाला एज आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक, जिस स्ट्राइक पे आपने डील करी है। ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, कि कितना प्रीमियम है। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो कॉल ऑप्शन के केस में जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो होता है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। क्या होगा? स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। तो ये जो गैप है ये वो गैप है जिस गैप में आपका लॉस रिड्यूसिंग है लेकिन स्टिल लॉस है। ठीक है, लॉस रिड्यूसिंग है बट स्टिल लॉस है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो गया आपका? ब्रेक इवन पॉइंट। तो कॉल ऑप्शन के बायर को ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा? अनलिमिटेड प्रॉफिट। और ब्रेक इवन से पहले क्या होगा? लॉस। लेकिन वो कैसा है? लिमिटेड। कैसा है? लिमिटेड। तो कोई भी कॉल ऑप्शन का जो बायर है उस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो आपको कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिखेगा। अब यही अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यही मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो कि हमारा कॉल ऑप्शन का सेलर है। कौन है? सेलर। अगर मैं ए की बात करूं जो कि मेरे कॉल ऑप्शन का सेलर है, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। तो क्या होगा? सेम सिचुएशन अगर मैं यहां पर भी प्लॉट करने की कोशिश करूं कि अगर उस फ्लैट का प्राइस 10 लाख रुपीज ही रहा तो बेसिकली ए को एक बेनिफिट हो जाएगा। कितना? 60,000 का। क्यों? क्योंकि एक महीने पहले भी 10 लाख मिल रहा था, आज भी 10 लाख ही मिल रहा है, लेकिन बी के साथ डील करने में बी ने 60,000 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं, तो दैट इज द प्रॉफिट। वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अच्छा, 9 लाख रुपीज हुआ, 8 लाख रुपीज हुआ या नीचे कुछ भी हुआ तो बी आएगा ही नहीं, ये भी श्योर है।
तो अगर 10 से नीचे कुछ भी प्राइस हुआ तो मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है, 60,000 का प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अगर अप टू 10.6 लाख हुआ, 10.6, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मुझे ऑलरेडी 10.6 तो मिला है। तो राइट नाउ अगर भाव 10.6 भी है तो भी मेरा नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि क्योंकि मेरे को 60,000 पहले से ही मिले हुए थे। अगर इस एक महीने के दौरान कोई कारण से उसका प्राइस 12 लाख हो जाता है, 13 लाख हो जाता है, 14 लाख हो जाता है, तो बेसिकली क्या होगा? एक अनलिमिटेड लॉस। क्या होगा? अनलिमिटेड लॉस। तो लॉस इस केस में कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट आपका फिक्स्ड है, प्रॉफिट आपका फिक्स्ड है, और बीच में ये वो जोन है जिसमें आपका प्रॉफिट रिड्यूसिंग ट्रेंड में है। प्रॉफिट जो है आपका वो क्या है? रिड्यूसिंग ट्रेंड में। अब यहां पे अगर मैं पहले इंप्रेशन में ध्यान से देखूं ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे दो बातें समझ में आ रही है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो दो बातें मुझे समझ में आ रही है। एक ए है और एक बी है, जिनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। ए जो है वो सेलर है, बी जो है वो बायर है। ठीक है, ए की अगर हम बात करें तो उसको प्रॉफिट जो हो रहा है बड़ा लिमिटेड सा हो रहा है। अगर बी की बात करें तो प्रॉफिट अनलिमिटेड था। अगर ए की बात करें तो उसको लॉस जो है वो अनलिमिटेड जोन में है, लेकिन बी की अगर हम बात करें तो उसका जो लॉस है वो बड़ा लिमिटेड है। तो अगर पहले इंप्रेशन से अगर हम नजर डालें ए और बी की तरफ, तो मुझे हमेशा ऐसा नजर आएगा कि बी के पास में एक एज है, और यही एक्चुअली रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है कि भाई बायर जो है, उस बायर को तो एक लिमिटेड लॉस है, ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा लॉस ही नहीं है। और प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, 10 रुपीज का ऑप्शन 100 हो सकता है, 100 वाला ऑप्शन 1000 हो सकता है। उसको इस तरीके से ही ग्रूम किया जाता है, क्योंकि उसको फर्स्ट इंप्रेशन में दिख ही ये रहा है कि यार पे ऑफ कुछ इस तरीके का है कि प्रॉफिट तो इतू सा है, लॉस कुछ भी हो सकता है। बी का बात करें, लॉस इतू सा है, प्रॉफिट का कोई जोन नहीं, लिमिट ही नहीं है। लेकिन लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में तो सिर्फ आदमी को बाय करना चाहिए, सेल करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरीके की बेट लेना तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि जहां पे नुकसान अनलिमिटेड है और नफा एकदम लिमिटेड है। ऐसा ऐसा धंधा करने से क्या फायदा? ऐसा तो बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा जब एक बायर होगा और एक सेलर होगा। इसका मतलब है कि जितने लोग खरीद रहे हैं उतने बेच भी रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीद ही नहीं सकता। इसका मतलब है जो प्रीमियम बीच में डिसाइड हो रहा है, उस प्रीमियम का बहुत बड़ा गेम है। उस प्रीमियम का बहुत बड़ा रोल है। उसके प्राइजेस कुछ इस तरीके से डिसाइड करे जाते हैं ताकि लॉन्गर रन में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहे। इट इज लाइक, जैसे सपोज कीजिए कि आपने आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और उसके लिए आपने 30,000 का प्रीमियम पे कर दिया। 10 लाख रुपीज का आपने इंश्योरेंस ले लिया, 30,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर ड्यूरिंग 1 ईयर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और मान लीजिए आपका मेडिकल का बिल बना 3 लाख रुपए, तो आपके लिए तो मजा है, आपने पे किया था 30,000, उसके सामने आपको 3 लाख रुपीज रिम्बर्स हो गए। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो फायदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि यार वो तो एक छोटा सा चंक ले रही है और जरूरत पड़ी तो आपको इतना बड़ा चंक देना पड़ेगा। लेकिन ये 30,000 डिसाइड करने में बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। वो क्या? कि कितने लोगों को ये समस्या होगी। अगर सपोज कीजिए कि एवरेज बिल 3 लाख रुपीज आता है और हर 10 में से एक को प्रॉब्लम होगी,
तो वो आपसे पहले ही 40,000 लेंगे, सो दैट उनके पास कलेक्शन होगा 4 लाख रुपीज 10 लोगों से, और दे विल पे टू वन पर्सन 3 लाख रुपीज, और वो 1 लाख रुपीज उनके पास में बचेगा। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए एज ज्यादा होगा प्रीमियम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एज ज्यादा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यार आप शायद रीइंबर्स करवाओ। एज कम है तो प्रोबेबिलिटी कम है। एक्सीडेंटल बड़ा सस्ता मिलता है क्योंकि एक्सीडेंट कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी पे ये गेम डिसाइड किया जाता है। तो यहां पर जो सेलर होता है, उस सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सेलर के लिए प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, प्राइस जो था वो तो 10 लाख रुपीज ही था, लेकिन वो 10 लाख से लेके 10.6 तक बढ़ भी गया, स्टिल आपका जो सेलर है वो प्रॉफिट में है। स्टिल आपका जो सेलर है वो प्रॉफिट में है। देखिए इस जोन में, मतलब जो आदमी बेच रहा है, बेचने के बाद उसके भाव बढ़ रहे हैं, जिस चीज को उसने सेल कर दिया उस चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, स्टिल वो प्रॉफिटेबल है टू एन एक्सटेंट। अब उसको मालूम है पास्ट हिस्ट्री देख के कि भाई इस पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा तो पैसा कभी बढ़ता ही नहीं है, इस पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा तो एक महीने में इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। तो वो क्या मिलेगा उसको? एक एज मिल जाएगा, और वो जो एज है उसी एज की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी की वजह से सॉरी, जो सेलर है उसको एज मिल जाएगा। इसके लिए जो सेलर है वो ट्रांजेक्शन करेगा। मतलब एक बंदा प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है, प्लस एक चीज और ऐड करता हूं, सेल करने के लिए आपको मार्जिन भी देना पड़ेगा। बाय करने के लिए तो आपको मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ प्रीमियम देना है। सेल करने के लिए आपको एक्सचेंज कहता है कि आप बड़ा पैसा भी होना चाहिए। तो ज्यादा पैसा लगाओ, कम प्रॉफिट, अनलिमिटेड रिस्क। कम पैसा लगाओ, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड रिस्क। फिर भी आदमी सेल करता है क्योंकि उसके साथ एक ही चीज होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक बारी के लिए एक एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। लाइव आपको यही चीज जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली कॉल ऑप्शन जो है, पे ऑफ जो अभी हम जो ड्रॉ कर रहे थे उसी चीज को एक बारी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें जो है वो एकदम समझ में आ जाएंगी। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस, एक मिनट, एक सेकेंड में लॉग इन कर देता हूं वापस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मली ऐसी बात करें, जैसे अभी मार्च एंड का एक एक्सपायरी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जो डेट्स दिख रही है ना, ये सारी थर्सडेज है, ठीक है? निफ्टी के अंदर वीकली थर्सडे 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 चलता है, स्टॉक के अंदर क्या होता है? केवल मंथ वाला चलता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ले लिया और मैं एक राउंड फिगर लेवल ले लेता हूं, लेट्स से 22,500, ठीक है? और ये कॉल ऑप्शन है 22,500 का कॉल ऑप्शन, और ये मैंने बाय कर लिया। बी की बात करूं, बायर कौन है? बी, ठीक है? तो अगर आप यहां पे इस चीज को देखेंगे तो जो पे ऑफ अभी अपन ने देखा था, आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ पे ऑफ यहां पे दिख रहा होगा। जो पे ऑफ अभी अपन ने देखा था, आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ पे ऑफ जो है वो यहां पे दिख रहा होगा। देखिए ये जो कर्व है, दिस इज स्ट्राइक, जहां आपने ट्रेड करा है। कौन सी स्ट्राइक है? 22,500। उसका प्रीमियम आपने कितना दिया है? 408। 408 ये आपने प्रीमियम पे करा है। 409 पकड़ लो, 0.7 है तो
ठीक है, 409 ये है आपका प्रीमियम जो आपने पे करा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये कैसे निकलेगा? स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। तो स्ट्राइक कितनी है? 22,500। प्रीमियम कितना है आपका? 409। तो टोटल कितना हो गया? 22,909। ये आपका क्या हो गया? ब्रेक इवन। इसके बाद देखिए अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये वाला लिमिटेड रिड्यूसिंग लॉस और ये आपका लिमिटेड लॉस। ठीक है, जैसा अपन ने अभी पे ऑफ ड्रॉ करा था सेम वैसा का वैसा। आप यहां पे देखिए प्रॉफिट कितना है? अनलिमिटेड। लॉस केवल 30,000 जो कि सब्जेक्ट टू योर प्रीमियम। मार्जिन क्या लग रहा है? सिर्फ 30,000 जो प्रीमियम की कॉस्ट है। देखो 409 मल्टीप्लाई बाय 75 जो लॉट साइज है, ठीक है ना। तो ये अपना मार्जिन भी उतना ही लग रहा है, मतलब कम पैसा, अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस। लेकिन यहां पे आप एक चीज के ऊपर नजर डालेंगे तो वो आपको समझ में आएगी। एक चीज के ऊपर नजर डालेंगे तो वो आपको समझ में आएगी। वो चीज है प्रोबेबिलिटी। देखिए चांसेस आर 32.92, मोटा मोटी 33%। कितने? 33%। अब यही ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट ए, तो ए तो सेलर है। ए क्या है? सेलर है। तो मैं इसको सेल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? सेल कर देता हूं मॉडिफाई करके। लेट मी जस्ट मॉडिफाई इट और इसको मैं बाय की जगह पे जो है वो सेल कर देता हूं। ठीक है ना। अब आप इस पे ऑफ को देखिए, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये आपका स्ट्राइक बन गया, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन गया विच इज इक्वल टू स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। ये आपका अनलिमिटेड लॉस हो गया, ये लिमिटेड प्रॉफिट हो गया। लेकिन और मार्जिन भी देखिए कितना लग रहा है? 2 लाख रुपए। एक आदमी को काम करने के लिए सिर्फ 30,000 देना है। इस आदमी को छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, इतनी बड़ी रिस्क, और वो क्या कर रहा है? 2 लाख रुपए दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां पे देखिए 67%, यानी कि चांसेस एक के 33% है, दूसरे के 67% है। विच मींस इसके चांसेस अगर 1/3 है तो इसके चांसेस इससे डबल है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्यों? वो ये लिमिटेड प्रॉफिट के लिए इतनी बड़ी रिस्क और पैसा ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज उसके चांसेस जो है डबल। 3 बार अगर आप बेट करोगे तो 2 बार मैं जीतूंगा, 1 बार तुम जीतोगे। दूसरी बात, जीतोगे तो क्या गारंटी है कि वो अनलिमिटेड थ्रेड यहां तक होगा? हो सकता है वो सिर्फ इतना हो सकता है वो सिर्फ इतना हो सकता है वो सिर्फ इतना हो। तो ये भी हो सकता है कि मेरे 2 बार का प्रॉफिट 1 बार के लॉस से ज्यादा हो। और एक्चुअली ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है, इसीलिए लोग सेल भी करते हैं, इसीलिए लोग सेल भी करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि सेलर को हमेशा एज रहती है। ये एज क्या है? ये एज यही है कि उसके पास में प्रोबेबिलिटी बड़ी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी जो है ना उसके पास में वो डबल है। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मैं और ऐड करता हूं, और वो ऐड करने से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों एक बायर को और सेलर के बीच में अंतर जो क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि 1 महीने का टाइम लिया गया, तो इस 1 महीने के टाइम में जो दोनों के बीच में जो डील हो रही थी वो 409 रुपीज की हो रही थी। देखिए कितने की हो रही थी? 409 की। अब यही 1 महीने की जगह 2 महीने का टाइम, मतलब 1 मंथ और एक्सटेंड करते हैं। लेट अस टेक अप्रैल एंड। क्या कर रहे हैं हम? 1 मंथ एक्सटेंड करते हैं। तो 22,500 वही स्ट्राइक का प्राइस अब देखिए कितना है? 628। ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उससे शायद आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 628। पहले कितना था? पहले कितना था? 409। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने एक बैट ली और वो बैट रॉन्ग हो भी गई, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो मैं उसको अगर अगले महीने कैरी करूं
तो मुझे और एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? 219 रुपीज। देखो इन दोनों का डिफरेंस, वो और एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, 219 जो है वो और एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऐसा आप हर महीने बढ़ाते जाओगे तो हर महीने आपको वो एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको अप्रैल की जगह जस्ट सिंपली इसको समझिए कि मैं अप्रैल की जगह पे जून ले लूं, 2 महीने और ऐड कर दिए। ठीक है, सेम 22,500। ठीक है, अप्रैल की जगह जून ले लिया और सेम 22, अच्छा जून में 22,500 अभी अवेलेबल नहीं होगा तो लेट इट बी। तो इसमें मेन चीज क्या है कि जैसे ही आपने अप्रैल मंथ लिया, 1 महीना एक्स्ट्रा लिया, तो आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला? कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला? तकरीबन 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 219 रुपए। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? 219 रुपए इंटरेस्टिंग नहीं है। ये जो 219 रुपए है, ये 219 रुपए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% ऑफ द अंडरलाइंग है। हमारा निफ्टी अभी कहां चल रहा है? हमारा निफ्टी अभी चल रहा है 22,500। 1% कितना हुआ? 225। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1%। यानी कि अगर मैं 1 महीने का टाइम लिया तो मुझे 1% मिल रहा है। विच मीन्स अगर मुझे पूरे 12 महीने ऐसा सिचुएशन रहा तो मेरे को 12% तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और लगभग चांसेस है कि जो हमारा निफ्टी है वो साल में इतना ही तो ग्रो करता है। यानी कि एक तो मेरे पास में एज है कि मुझे प्रीमियम मिल रहा है, नंबर वन। दूसरी चीज क्या है? मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो हायर है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर बायर की बेट गलत हुई तो उसको अगली बेट लेने के लिए और पैसे देने पड़ेंगे, जबकि सेलर की बेट अगर गलत हुई तो उस बेट को कंटिन्यू करने के लिए उसको और पैसा मिलेगा। तो अब इन चीजों को अगर ऐड करें तो आप एंड टू एंड कंपैरिजन जो है वो कर सकेंगे। अगर इन चीजों को मैं साथ में ऐड करूं तो अब आप एंड टू एंड कंपैरिजन करने में आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इस जगह पे आपको मार्जिन पे करना होगा, इस जगह के ऊपर आपको कोई मार्जिन नहीं पे करना है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट डिसएडवांटेज है, लेकिन ये 3 पॉइंट अगर बी के हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी जो है इसकी हाई है, प्रोबेबिलिटी इसकी लो है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी बेट गलत हो भी गई और आप उसको कैरी करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कैरी, तो आपको कैरी करने में और प्रीमियम मिलेगा, और प्रीमियम ऐड होगा। और वो लगभग 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 जो ऐड होगा वो जो ग्रोथ है उसके आजू बाजू ऐड होगा। जितनी ग्रोथ है ना उसके आजू बाजू ऐड होगा। लेकिन यहां पे अगर आप कैरी करना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ेगा? जितनी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है उतनी। इसका मतलब है कि चांसेस आपके और डिमिनिश होते जाएंगे, चांसेस आपके और रिड्यूस होते चले जाएंगे। यहाँ पे चांसेस जो है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। वहां चांसेस जो है वो आपके रिड्यूस होते चले जाएंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि यहाँ पे आपको हमेशा क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पे आपको हमेशा पैसा देना पड़ेगा। तो इन चीजों की वजह से ये जो एडवांटेजेस हैं और ये जो डिसएडवांटेजेस हैं बायर और सेलर के बीच में, इन चीजों की वजह से वन हैज टू डिसाइड वेदर आई नीड टू सेल, वेदर आई नीड टू बाय। देखिए, मार्केट में ऑप्शन बाय करके भी पैसा बनता है, ऑप्शन सेल करके भी पैसा बनता है, उनका कॉम्बिनेशन यूज करके भी पैसा बनता है कि कुछ बाय कर लो कुछ सेल कर लो, अलग अलग टाइम फ्रेम में बाय कर लो अलग अलग टाइम फ्रेम में सेल कर लो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका कॉम्बिनेशन शुड बी करेक्ट। कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब बायर बनना है, क्योंकि एडवांटेज बायर को भी है, एडवांटेज सेलर को भी है।
डिसएडवांटेज बायर को भी है, डिसएडवांटेज सेलर को भी है। तो हाउ चीजों को हमारे फेवर में लाना और कब हमारे फेवर में नहीं लाना, उन चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बेसिकली हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि स्ट्रेटेजी सीखो, सिस्टम सीखो। हमेशा खरीद के पैसा नहीं बन सकता, हमेशा बेच के पैसा नहीं बन सकता। जब आप एक सिस्टम बनाओगे, जब आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, और वही आपको, जैसे ये जो कोर्सेज होते हैं फ्यूचर यूनिवर्सिटी के एंड ऑल, उन कोर्सेज में आपको यही सिखाया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, हाउ टू प्लेस राइट कॉम्बिनेशन एट राइट टाइम, वो कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट किया जाए। क्लियर? तो कॉल ऑप्शन क्या होता है ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पुट ऑप्शन को मैं बड़ा क्रिस्प फटाफट 2 मिनट में कवर कर लूंगा, क्योंकि कॉल को बहुत डिटेल में अपन ने समझ लिया, तो पुट ऑप्शन भी वैसा ही है। अब एक और तीसरे बंदे को पिक्चर में लाते हैं, सी वाले बंदे। ठीक है, अब बी और सी के बीच में एक छोटा सा ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, आपको पुट ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा कि पुट ऑप्शन क्या चीज है बेसिकली। तो ओवरऑल आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि मान लीजिए अब बी और सी, इन दोनों की अगर हम बात करें तो बी को ये प्रॉपर्टी ए वाली बाय करनी थी, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो वो पैसे के लिए वो क्या कर रहा है, वो अपना दूसरा कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी, और वहां से जो पैसा आएगा वो पैसा ए को देके वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लेगा। मतलब वो छोटे मकान में रह रहा है, बड़े मकान में शिफ्ट होना चाहता है, तो कुछ पैसा वहां से बेचेगा, कुछ बैंक से लोन लेगा, कुछ इधर उधर करेगा, कुछ उसकी सेविंग होगी, फिर तो उसको देगा। तो बी के पास में एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो उसको सेल करना चाहता है, तो वो एक बायर ढूंढ रहा है। तो वो सी के अप्रोच करता है, जिसको कहता है कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी ले ले, मुझे 6 लाख रुपीज दे दे। 10 तो मुझे वहां देना है, तो 6 लाख की उसकी दूसरी अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो कह रहा है कि मुझे ये 6 लाख रुपीज दे दे। ठीक है, तो सी कहता है ठीक है, लेकिन बी कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। बी देखो, बी ना बड़ा खतरनाक आदमी है, हर जगह शर्तें ही डालता रहता है। तो बी कह रहा है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, कि देखो मेरे को ना अभी डिसाइड करना है कि मैं ए वाली प्रॉपर्टी लूंगा कि नहीं लूंगा। अगर मैं ए वाली प्रॉपर्टी लेता हूं तो मैं आपको ये दे दूंगा, लेकिन अगर मैंने ए वाली प्रॉपर्टी नहीं ली तो मैं ये आपको नहीं दूंगा। मुझे 1 महीने का टाइम दे दो आपको यस या नो कहने के लिए कि मुझे बेचना है कि नहीं बेचना। क्लियर? तो सी कहता है कि भाई मैं आपसे डील नहीं कर सकता, क्योंकि इस 1 महीने में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं दूसरा घर भी नहीं देख सकता खरीदने के लिए, क्योंकि मैंने दूसरा देखा और फिर तुमने कर लो मेरा लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि दो दो प्रॉपर्टी तो मैं ले नहीं सकता। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस दौरान मेरे को अपने अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। मेरे पास तो आज पैसा है ना, मैं पैसा देके आपकी प्रॉपर्टी इमीडिएट ले सकता हूं, बट आप ऐसी कंडीशन डाल रहे हो, 1 महीने का टाइम ले रहे हो, तो मुझे 1 महीने अपने अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, जहां रह रहा हूं वहां का रेंट देना पड़ेगा, मुझे पूरा ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो बी कहता है कि भाई एक काम कर, मुझे 1 महीने का टाइम दे दे, 1 महीने बाद मेरे से 6 लाख रुपए में घर ले लेना, अगर मैं कहूं तो, ना कहूं तो कैंसिल कर देना। इसके लिए ना मैं तेरे को 40,000 रुपया एक्स्ट्रा देता हूं, आई गिव यू 40,000, वो तू रख ले, तेरे रेंट टेम्पररी अरेंजमेंट्स वगैरह जो है वो कर ले। तो यहां पे जो बी है वो बेसिकली क्या हो गया, पुट ऑप्शन का बायर बन, और इस पुट ऑप्शन को बायर बनने से उसको क्या मिल गया, एक राइट मिल गया, राइट टू सेल और डिनाय। वहां पे क्या था, राइट टू बाय, यहां पे क्या है, राइट टू सेल। उसको बेचने का एक राइट मिल गया कि वो इस 1 महीने में कभी भी बेच सकता है 6 लाख रुपीज में, लेकिन उसने उसके लिए 40,000 पे किया है। मतलब जो उसको इफेक्टिव प्राइस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 लाख माइनस 40,000, यानी कि 5.6 लाख रुपीज जो इफेक्टिव प्राइस मिलेगा। तो पुट ऑप्शन, और ये क्या हो गया, पुट ऑप्शन का सेलर हो गया। मतलब इसके पास तो प्रॉपर्टी है भी नहीं, और अगर बी ने डिनाई कर दिया तो इसको बैठे बैठे 40,000 रुपए मिल जाएंगे, बैठे बैठे उसको तो 40,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये एक सेलर हो गया, क्या हो गया, सेलर हो गया। लेकिन इस दौरान अगर इस फ्लैट के प्राइस 3 लाख रुपए रह गए,
तो भी उसी को 6 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है कि उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गया। क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो गया। तो जैसा कॉल में होता है सेम टू सेम वही प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग सब कुछ चलेगा। बस यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है पुट ऑप्शन के केस में, वो होता है स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। जो इफेक्टिव प्राइस देखिए 5.6 कैसे आ रहा है, किस भाव पे तय हुआ है, माइनस प्रीमियम। तो स्ट्राइक माइनस प्रीमियम ये जो होता है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। तो दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली अगर मैं इसको क्विक सम अप करूं, तो कॉल ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या है, दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक बायर हो सकता है, एक सेलर हो सकता है। उसको मिलता है राइट टू बाय, और यहां क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू सेल, बाय और डिनाय। ठीक है, सेम वे एक होता है पुट ऑप्शन, उसका भी बायर हो सकता है, सेलर हो सकता है। बायर के पास होता है राइट टू सेल और डिनाय, इसके पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है, ये प्रीमियम पे करेगा, इसको प्रीमियम रिसीव होगा। सेम वे ये प्रीमियम पे करेगा, इसको प्रीमियम जो है वो रिसीव होगा। इसको जो है वो अबव बीईपी प्रॉफिट होगा, और बीईपी मतलब स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, इसको बिलो बीईपी प्रॉफिट होगा। और यहां पे बीईपी क्या होता है, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। सेम वे जो पुट ऑप्शन का बायर है उसको मिलेगा बिलो बीईपी प्रॉफिट, और वो कैसे होगा, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, और इसको मिलेगा अबव ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट, और वो कैसे निकलेगी, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। इन दोनों के पास फायदे नुकसान ये सारी चीजें अपन ने एंड टू एंड कंपेयर करी कि बायर और सेलर को क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकता। क्लियर? तो ये हमारा कॉल ऑप्शन जो है और पुट ऑप्शन बेसिकली किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, प्रीमियम किस तरीके से। और एक बात याद रखिएगा कि जो प्रीमियम्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि हमेशा सेलर को एडवांटेज हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान नहीं होगा। समझिए, जो चीज को लॉटरी टिकट बेच रहा है उसको नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसको होगा, बायर्स को ही होगा। लेकिन उन बायर्स में से कोई एक बायर ऐसा होगा जिसके लिए जैकपॉट लग जाएगा, एक आध आदमी ऐसा होगा जिसके लिए ये सिचुएशन बन जाएगी कि वो को मेडिक्लेम उसने यूज कर लिया, इंश्योरेंस उसने यूज कर लिया, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैंने 30,000 देके 3 लाख रुपीज का फायदा हो गया। लेकिन इन जनरल कंटेक्स्ट वो किस तरीके से ट्रीट होता है। तो अपने को ये देखना है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, वो पूरी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कब आप खरीदोगे, कब आप बेचोगे, और कब आप कॉम्बिनेशन को यूज करोगे। उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो कोई थीटा के ऊपर बेस्ड हो सकती है, गामा पे वेगा के ऊपर बेस्ड, कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड, अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। जिस सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कॉल एंड पुट, बेसिकली क्या होता। क्लियर? तो एक बार यहां तक सब लोगों को क्लियर है, या कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार यस नो में थोड़ा सा मुझे बता देंगे कि इज इट क्लियर, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप कि मैंने थोड़ा सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो यस यस, ओके।
चिराग सर आई थिंक मतलब मैं भी काना वो आप सुना रहा था है इनफैक्ट। सेशन में? हाँ हाँ चिराग सर आवाज आ रही है? चिराग सर कैन यू हियर यस मी? यस 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 यस। यस यस चिराग सर आई वाज आल्सो अटेंडिंग। काफी इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक काफी बिगिनर्स को क्लैरिटी भी आई होगी। तो अभी आई थिंक यहाँ तक तो सभी लोग चैट बॉक्स में भी लिखने के क्लियर है। हाँ नितिन सर कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा अब्सॉर्ब करने में, बट स्टिल आई थिंक बेसिक लेवल पे कॉन्टेक्स्ट तो सेट हो गया है। और एक मैसेज युवराज सर का भी आया है, युवान सर का भी आया है कि बेस्ट क्लास एवर। तो नहीं सही चल रहा है। अभी चिराग सर कुछ और रहता है क्या, या फिर ये बेसिक्स के लिए इतना ही बहुत है अभी? नहीं, कॉल और पुट क्या होता है, पे ऑफ क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, ये अपन ने कवर कर लिया। फिर उसके बाद अब ऑल टुगेदर ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कशन करना हो या डेल्टा थीटा गामा पे, तो वो फिर ऑल टुगेदर वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की आप पढ़ाना चाहते हो या कराते हो। उस हिसाब से वो ही पैरामीटर्स को पढ़ना चाहिए। तो वो फिर जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा, तो वी कैन हैव दैट क्लासेस। बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं सर आई थिंक वो बेसिस ऑफ ऑप्शंस के लिए अभी क्या होता है ना, यूजुअली हमारी बाकी बूट कैंप्स में भी क्लासेस ना 2-2.5 घंटे की होती है, तो लोग पूरा अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। अभी 1.5 घंटा आई थिंक इनफ है। लोगों ने जो सीखा समझा होगा। मे बी इफ रिक्वायर्ड मैं आपको एक और क्लास में इनवाइट कर लूंगा, अगर थोड़ा सा और मान लो और चीजें पढ़नी हो, ग्रीक्स पढ़ने हो, ऑप्शंस पढ़ने हो। एक छोटा सा ना डाउट सेशन कर लेते हैं फटाफट से। जो भी हमने अभी पढ़ा है, कुछ भी अगर आपका बेसिक से बेसिक भी क्वेश्चन है ना, वुड वांट पीपल टू आस्क इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड एंड आस्क। जो भी क्वेश्चन है एक बार वो पूछ लो, फिर रेज हम लोग चिराग। हैंड रेज करके तुरंत तुरंत पूछ लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हैंड रेस कर लो, फटाफट अनम्यूट कर देंगे आपको। आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और चार्ट में पूछो, चार्ट में पूछ लो। और तो बेसिक्स ही कवर करे थे, कॉल पुट क्या होता है, सेलर बायर क्या होता है, किस तरह से पे ऑफ ग्राफ बन के आता है। जाना नहीं है अभी, कुछ पे ऑफ ग्राफ मैं बना के दिखाऊंगा आपको सही ऐप में कि कैसे बनते हैं, वहां पे भी बन जाते हैं पे ऑफ ग्राफ। कैसे बनते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। बट जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं, लेट अस स्पेंड नेक्स्ट 7 मिनट्स, 8:30 तक का टाइम स्पेंड करते हैं क्वेश्चंस पे। तो कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके हैं तो वो आप पूछिए। बेसिकली देखिए, एक चीज मैं ऐड करूंगा बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑप्शन ट्रेडिंग, कि आप एक रिजिड माइंडसेट से ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे ना, तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग नाम ही ऑप्शन है, वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। सही टाइम पे बाय करना है, सही टाइम पे सेल करना है, सही टाइम पे कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर आपने वो चीज को पिक कर लिया, वो टाइमिंग आपकी करेक्ट हो गई, तो आपका पूरा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। सही है। योगेश सर जो रिकॉर्डिंग के अराउंड क्वेश्चन है वो अपन एंड में ले लेंगे। कंटेंट के अराउंड चिराग सर से कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछिए। सर परमजीत मैम का एक क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट एक बार रिपीट कर दो, अगर ब्रीफली समझा सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या देखिए, होता है। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या नीचे हम प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस में होंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है? तो दो तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन के केस में, एक होता है पुट ऑप्शन के केस में। तो कॉल ऑप्शन के केस में हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, वी वॉन्ट टू बाय समथिंग, और बाय करने के लिए वी आर गिविंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हम एक तो खरीदना चाहते हैं प्लस उस खरीदने के लिए वी आर गिविंग सम एक्स्ट्रा प्रीमियम। सो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारा ऊपर हो जाएगा। तो कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं, दैट इज स्ट्राइक, प्लस कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, दैट इज प्रीमियम। उन दोनों का टोटल, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कॉल के केस में। पुट के केस में क्या होता है, वी वांट टू सेल समथिंग, बेचना चाहते हैं, और उसके लिए अपन जो है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। तो उस केस में जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो किस प्राइस पे अपन बेचना चाहते हैं माइनस उसको बेचने के लिए कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करा गया, कितना एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो करा गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि होता है स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। वो होता है पुट ऑप्शन के केस में। ठीक है सर। एक जॉय सर वांटेड टू अनम्यूट। जॉय सर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यू कैन हियर मी जॉय एक सर, मैं हैव माधवर परमिशन टू रेड्डी अनम्यूट। ये करीम यस सर, नगर यस जी सर। का एक क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम। तो स्ट्राइक प्राइस और जो प्रीमियम होता है ना, दैट इज, अभी हम वो चीज नहीं सीख रहे हैं कि कैसे स्ट्राइक और प्रीमियम को सेलेक्ट करना है। वो डिपेंडिंग करता है हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी वगैरह पे काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि
कॉल में स्ट्राइक होता क्या है, ये प्रीमियम का सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रीमियम क्यों हर बार अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन वोलेटिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम कितना बचा हुआ है टू द एक्सपायरी। हाँ जी जॉय सर, यस गुड इवनिंग सर, वेरी गुड टू यस सी यू। यस। सर मुझे एक क्वेरी है। जो एक्सपायरी के डे में कोई कोई स्ट्राइक प्राइस का बहुत सूट अप दिखता है, बहुत सूट अप, वो बहुत कम का प्राइस है लेकिन वो मल्टीपल टाइम सूट अप हो जाता है, बहुत बहुत सब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का प्राइस बहुत सूट अप हो जाता है। सर वो कैसे होता है और उसका पीछे लॉजिक क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी एक्सपायरी में कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक सिर्फ शूटअप नहीं होगा। जो शूटअप होती है वो प्राइजेस अगर बहुत हैवी होती है तो एक रेंज ऑफ स्ट्राइक शूटअप होती है। वो इसलिए होती है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि अभी देखो 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो आपने उस 1 महीने के टाइम के लिए आपने 400 रुपीज पे करा, ठीक है। अब यस सर। यही टाइम सिर्फ आज का है तो आप इतना ज्यादा तो पे करेंगे नहीं, नो सर। तो योर पेमेंट विल बी वेरी 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 लेस, ठीक है। वो यस। बहुत कम होगा, आपका पेमेंट बहुत कम होगा। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर डे कोई बड़ी मूव आ गई तो प्राइजेस जो है वो तो हैवी बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइजेस तो जो आपके चल रहे हैं स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, तो प्रीमियम बड़ा छोटा है। तो प्रीमियम चूंकि जो बड़ा छोटा है तो अब क्या होगा कि एकदम से जो मूवमेंट आई उस मूवमेंट में वो सारे ऑप्शंस की जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाएंगे। सेम वे अगर मान लीजिए वो कंसोलिडेट किया तो एकदम से डिक्लाइन भी एक्सपायरी के दिन होता है। जैसे सपोज करो कि जिस तरीके से आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना कि एक्सपायरी के दिन कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो वही एक्सपायरी के दिन बहुत तेजी से डिक्लाइन भी होता है, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है तो वो खत्म हो जाएगा, उसको आज डील करनी ही करनी है, नहीं आया तो सारा प्रीमियम उसका कोलैप्स हो जाएगा। तो एक्सपायरी वाले दिन जो होता है वो पूरा गेम बचे हुए प्रीमियम का होता है। तो अगर उस दिन बड़ी मूवमेंट आ गई तो एकदम से शूटअप हो जाएगा, और अगर उस दिन एक मॉडरेट मूवमेंट है तो एकदम से प्रीमियम जो है वो सारे श्रिंक भी हो जाएंगे। जैसे आज के दिन, आज भी एक्सपायरी थी निफ्टी, मंथली एक्सपायरी थी, आज निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कॉल और पुट दोनों के प्राइजेस जो है 50 50 60 60 रुपीज गिर गए। सेम वे अगर 300 400 पॉइंट की मूव आई होती अपर साइड या लोअर साइड, तो कुछ स्ट्राइक्स जो है वो बड़े तेजी से बढ़ जाते। ये सर वो पर्टिकुलरली वो दिखा गया है कि आफ्टर 2 PM और 2:30 PM ये होता है, ये देखिए एक्सपायरी के ऐसा, डेट में होता है। ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप ऐसी 20 एक्सपायरी उठा के देखेंगे ना तो 20 एक्सपायरी में से आपको 1 या 2 बार ऐसा दिखेगा कि ऐसा हुआ हाँ है। सर। होता हाँ क्या सर। है, जब ऐसा होता है ना तो वो हमको बार बार दिखाया जाता है, देखो 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 देखो। लेकिन ऐसी 18 19 एक्सपायरी ऐसी भी होंगी जब वो हुआ ही नहीं होगा, वो हमको वही नहीं, दिखाया ये नहीं सर। जाता, बिकॉज ये हमको ये सर। हमको किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड करना है, ये बड़े ट्रेडर्स का काम है कि छोटे ट्रेडर्स को इंक्लाइंड किस जगह पे लेके जाना है, ठीक है ना। तो आपको वो चीज दिखाई जाएगी। कभी भी आप टीवी पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रैंडम वीडियोस देखोगे, आपको ये दिख जाएगा कि देखो इस दिन 100 रुपए वाला ऑप्शन 1000 हो गया था, उस दिन हो गया था 100 वाला ऑप्शन 1000। उसके अलावा के 20 दिन दिखाओ जब 100 वाला 0 हो गया था। तो बिल्कुल सर, बात क्या है, बिल्कुल सर। दोनों चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है। और 100 का 0 होना ज्यादा लाइकली है कंपेयर टू 100 का 200 300 होना। तो बट हमें बार बार वही चीज दिखाई जाती है कि ये देखो गामा ब्लास्ट, ये वो स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। बट यूजुअली क्या होता है ना कि वो सब चीजें ना डिपेंड करता है कि 10 बार में से कितनी बार ऐसा हुआ, उस हिसाब से अपने को बेट करना होता है कि यार मैं ये बेट करूंगा या ये बेट नहीं करूंगा। बिल्कुल सर। सर उस टाइप का कैच को, मूव को कैच करने के लिए कोई सर स्ट्रेटेजी हो सकता है? वो आपको अभी हाँ। यस कान्हा जी यस। बताएंगे जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह पे है। अभी मेरा तो कोर बेसिक्स के बारे में है, और एक साइकोलॉजिकली ऐड करना कि ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से वो चीज नहीं नहीं, करनी अभी है। सर चिराग सर के साथ भी करेंगे एक और क्लास, स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे सेलिंग की।
और बाइंग की भी सीखेंगे, मतलब पूरे सीखेंगे चॉइसर, अभी तो बस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी हाँ डोंट वरी, कैसे करना हाँ। सीखेंगे अभी। ओके ओके सर, मेरा रिक्वेस्ट है रहेगा सर, अगर इस टाइप कोई आप स्ट्रेटेजी बोल पाए तो मेरा सर रिक्वेस्ट रहेगा टू बोथ ऑफ यू। अभी एक काम करते हैं सर, जो ना करिकुलम ने अपना बनाई है ना, करिकुलम स्ट्रैटेजी हमने, पहले आप वो सीखो, फिर आपको होगा ना कि अगर मान लो ये भी सीखना है तो वो तो हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ओके, है। थैंक यू। चिराग सर एक लास्ट क्वेश्चन लेकर रैप अप कर लेते हैं, तो चिराग सर ने मुझे यस। क्लास से पहले बताया था कि उनको जाना है, तो एक एक लास्ट क्वेश्चन लेकर रैप कर लेते हैं। दिमेश्वर सर एक बार वो दोबारा समझना चाह रहे हैं, जो आपने बताया था कि सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है और एक बायर की 1/3 होती है, तो उसका नहीं, लॉजिक या फिर। ऑलवेज 2/3 नहीं होती है। जो हमने एग्जाम्पल लिया उस एग्जाम्पल में 2/3 थी। तो वो डिपेंड करता है कितना टाइम बचा है, कौन सा स्ट्राइक है, क्या है। बट सेलर की प्रोबेबिलिटी हमेशा, किसी भी स्ट्राइक को देखोगे तो जैसे देखो टोटल 100 है, तो 100 में से एक को तो 50 से ज्यादा होना है, एक को 50 से कम होना है। तो जो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना सेलर की, वो हमेशा 50 से ज्यादा होगी और बायर की 50 से कम होगी। फिर ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्राइक आप चूज करते हो या कौन सा एक्सपायरी। तो वो हो सकता है 60% हो, 70 हो, 80 भी होती है। और वो यहाँ पे हो सकता है कि 20 हो, 30 हो, 40 हो, लाइकवाइज। हेलो। ओके, यस यस सर, सर दिमेश्वर सर क्लियर है अभी। अभी थोड़ा करेंगे और डिस्कशन ना आगे उस पर, मैं आपको दिखाऊंगा बना के अभी। कोई कुछ और क्वेश्चन है तो बताओ, इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लेट अस नो, देन वील हैव चिराग चिराग सर टू लीव, और फिर हम कर लेंगे और डिस्कशन आगे। चिराग सर से कुछ भी और क्वेश्चन है किसी को, तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो या फिर हैंड रेस कर लो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक बार नो भी लिख दो प्लीज, या फिर ऑल क्लियर लिख दो एक बार, अगर अभी तक सब कुछ क्लियर है, या फिर लेट्स से एब्जॉर्ब करने में टाइम चाहिए तो मे बी टाइप नो क्वेश्चन, सिंपली लिख दो नो क्वेश्चंस। किसी को क्वेश्चन नहीं है अगर, तो यू कैन टाइप नो क्वेश्चंस, एटलीस्ट गिव सम रिस्पॉन्स कि क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है। ऑन दैट नोट चिराग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बढ़िया मजा आया। थैंक यू एक सो सवा मच घंटा काना थोड़ा। फॉर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला। ऑल्दो ये मेरा बूट कैंप नहीं है, लेकिन फिर भी वेरी थैंकफुल कि थैंक यू सो आप मच लोगों ने चिराग सर फॉर चांस दिया कमिंग। मेरे को। थैंक यू सो मच चलिए, चिराग सर। मिलते हैं फिर। जी ओके, जी। थैंक यू। Okay, for others, we will not be ending the class right now. I hope you all are not tired yet. से थक तो नहीं गए हो ना अभी? बस थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, स्मॉल एक्टिविटी वी विल डू। थोड़ा सा बस मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो वी विल जस्ट एक्सप्लोर वट एवर वी हैव सीन टिल नाउ ऑन द सही ट्रेडिंग ऐप। वी विल try to see make the payoff graphs there, and we will try to understand the different types of prices. तो कोई भी टायर्ड नहीं है ना अभी? We can do for 15 more minutes, right? Type a yes or no in the chat box. We can spend 5-10 more minutes. Yes. All right. Wonderful. Let me share my screen on phone, and then let me also show you a couple of calculations of pricing, calculation of margins. वो कैसे होता है उसको फटाफट आपको समझा देता हूँ, and then we'll wrap up. 1 minute. Okay, let me know whenever my phone screen is visible. I will be sharing in a minute. Is my phone screen visible? All right. Back to our app called Side Trading. So we actually try to understand what is a buyer, what is a seller, what is call, what is put, and how does it work in a very simple language. ठीक है। अब यही स्टॉक्स में भी काम करती है सेम चीज, इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक में भी होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या नए टर्म्स आज सीखे हैं? हम लोगों ने सीखा है कि बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है। हमने ये सब सीखा है। एक बार इस ऐप पे आते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस मेरे आपसे होंगे, आप लोग फटाफट बताते रहना, और फिर मैं आपको थोड़ा सा वो सिखाऊंगा कि किसी भी ऑप्शन में अगर आप सेल या बाय करते हैं तो आपका मार्जिन
से डिफाइन होता है कि कितना आपको मार्जिन रिक्वायर्ड हो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है लॉट साइज का। तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करने जाते हैं तो आप सिर्फ एक एंटिटी पे ट्रेड नहीं करते, आप एक लॉट साइज पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो लॉट साइज अलग अलग इंडाइसेस या फिर अलग अलग इंडेक्सेस के लिए डिफाइंड होता है कि अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो कुछ इतना लॉट या फिर इतना एंटिटी का एक ग्रुप आपको ट्रेड करना ही करना पड़ेगा मिनिमम, और फिर सिमिलरली अलग इंडेक्स के लिए अलग अलग होता है। सो डज एनीवन नो निफ्टी 50 के लिए वो लॉट साइज, मिनिमम लॉट साइज कितना है? What is the minimum lot size for if you're trading in Nifty 50? No, Kalyan, it is not 20, it is 75. 75 का मतलब सिंपल ये है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं खरीद सकते, ऐसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो पूरा ग्रुप ऑफ 75 कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। इट यूज्ड टू बी 25 अर्लियर, नाउ इट इज 75, ठीक है। एक बार उस पे बाद में आते हैं, विल कम टू दिस, विल आई क्लिक ऑन सिंपली ट्रेड एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो यार एक बार आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन द स्क्रीन। देखो अब थोड़े बहुत हमको टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगी है, तो आई विल स्टार्ट यूजिंग अ बिट ऑफ दोस टर्म्स, ठीक है। आप लोगों को ऊपर एक डेट दिख रही है, बीच में एक डेट लिखी हुई है, तो यहाँ पे 27 फरवरी लिखी है जो कि आज की डेट है। दिस इज द एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो आज की तो डेट चली गई, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ, 6 मार्च की मैं एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेट्स से आई सेलेक्ट द नेक्स्ट एक्सपायरी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर, फोकस ऑन द स्क्रीन गाइस। अभी करंट कुछ एक्स प्राइस चल रहा है, इसमें हटा देता हूँ। करंट कुछ एक्स प्राइस चल रहा है, क्या है 22,545 करंट प्राइस अभी चल रहा है। लेट्स से मैं किसी भी आगे वाली एक्सपायरी का, लेट्स से 22,600 का, 22,600 एक एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी का लेट्स से मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ। कैन ऑल ऑफ यू इमेजिन द पे ऑफ ग्राफ? पे ऑफ ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, कोई इमेजिन कर सकता है? प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लॉस अनलिमिटेड होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे आएगा? स्ट्राइक माइनस प्रीमियम पे। एक बार मैं समझाता हूं, बाद में उस पर आता हूं। बस एक बार पे ऑफ ग्राफ की शेप देखते हैं, उसमें नंबर्स बाद में देखें। 22,600 जो हमारी एक्सपायरी है, उसका मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूं। 1 क्लिक इज फॉर बाय, 2 क्लिक्स इज फॉर सेल, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आगे की एक्सपायरी का सिर्फ एक कॉल सेल करता हूं, तो सर ने क्या बताया था? प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी परसेंटेज कितनी आती है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी आती है? 2/3 आती है, 67% आती है। अब आप अगर नीचे देखोगे तो आपको 67% दिखाई देगा। पीओपी, पीओपी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। 67% मतलब 2/3, वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का पे ऑफ ग्राफ चिराग सर ने बनाया था, सबको याद है? सबको याद है ये पे ऑफ ग्राफ हमने देखा था? तो इसमें क्योंकि मैंने सिर्फ किसी भी एक आने वाली एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो है लिमिटेड, और मैक्सिमम लॉस जो है वो है अनलिमिटेड। अभी यहाँ पे ये डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा क्या है वो साइड रखते हैं, और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होती है वो साइड रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक लॉट में देयर इज डिफाइंड क्वांटिटी, मिनिमम यू ओनली कैन ट्रेड 75 क्वांटिटी। तो जब आप टॉप पे देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 75 क्वांटिटी का 22,600 का कॉल, एंड बिकॉज इट इज इन रेड दैट मीन्स वी आर सेलिंग इट, ठीक है। 75 क्वांटिटी दैट इज वन लॉट, 22,600 जो कि एक्सपायरी है, उसका एक कॉल हम लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि ये रेड में है, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। और पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। अगर मैं मान लो ये सेल ना करके मैं बाय करूंगा, तो व्हाट इज द चेंज इन द पे ऑफ ग्राफ? कैन इवन टेल मी क्या चेंज होगा पे ऑफ ग्राफ में? एक तो नीचे ही दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 1/3 हो गई, 32% हो गई, और क्या चेंज होगा? What else will change if I am buying this now? I'm not selling this, I am buying this now. बताओ बताओ फटाफट बताओ, what will change in the payoff graph? Earlier we had limited profit and unlimited loss. Now we will have limited loss and unlimited profit. है ना? क्लियर है? यहाँ पे ये कुछ 10,000 का लिमिटेड प्रॉफिट लॉस आ रहा है, और प्रॉफिट कैन बी अनलिमिटेड। इतनी बात सबको समझ में आती है? डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? नाउ हियर जो टॉप पे लिखा है वो क्या लिखा है वो समझा देता हूँ मैं आपको। 75 क्वांटिटी, वो जो लॉट साइज है, 22,600 दी नेक्स्ट एक्सपायरी, दी एक्सपायरी द स्ट्राइक प्राइस
दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल, उसका कॉल मैं बाय कर रहा हूँ क्योंकि वो ग्रीन कलर में। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपको लेट्स से 22,600 जो कि एक कमिंग स्ट्राइक प्राइस है, मेरे को अगर उसका कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो हाउ मच इज द मार्जिन दैट इज रिक्वायर्ड, या हाउ मच मनी डू आई एक्चुअली नीड? इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ने आपको बताया था कि जो आपको अगर मान लो ऑप्शन बाय करना है, तो यू ओनली नीड टू पे वन स्मॉल अमाउंट दैट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। आपको प्रीमियम पे करना होता है। तो अब अब आपको अगर ये डिफाइन करना है कि लेट्स से 22,600 अगर मेरे को इस स्ट्राइक का अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो व्हाट इज द अमाउंट दैट आई विल पेइंग द प्रीमियम, व्हाटएवर इज द प्रीमियम। ठीक है, दिम्बेश्वर सर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ 134.7 इज द प्रीमियम। विल 134.7 बी द अमाउंट दैट आई हैव टू पे, यस और नो? क्या मुझे 134 रुपीज देने हैं? वो प्रीमियम है, 134 प्रीमियम है मान लो, तो क्या मुझे 134 रुपीज देना है या फिर कुछ और अमाउंट देना है? What amount should I pay to buy this contract? Is it 134 or more? Absolutely correct, योगेश सर। मैंने आपको बताया था आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकते, आपको लॉट्स में खरीदने होते हैं। एंड ब्रोकरेज माधव सर, यस, इस जो प्लेटफॉर्म पे भी जीरो है, बट ब्रोकरेज के अलावा भी यू कैन नॉट बाय वन कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू बाय इन लॉट्स एंड द मिनिमम लॉट साइज इज 75। तो 134.7 और 135, रफली 135 into 75, what is the product that comes out? बताइए मैम, परमजीत मैम आप बताइए 134 into 75 कितना होता है, कैलकुलेट करके बताइए, फोन में कैलकुलेट करके बताइए 134 into 7 कितना होता है। 134.7 into 75 करने से क्या आता है? कुछ 10,000 रुपए के आसपास आएगा शायद, कैलकुलेट करिए एक बार। $10,000 के आसपास आ रहा है परमजीत मैम? करिए, सभी लोग करिए, 134.7 into 75 करिए। 10,000 के आसपास आ रहा है मैम, यस और नो? बस ऐसे आप हाथ हाथ ला दीजिए, यस कर दीजिए। 10,000 के आसपास आ रहा है ना? ठीक है, वंस आई क्लिक ऑन दिस, नीचे दिखाऊंगा आपको। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे आ गया रिक्वायर्ड मार्जिन, कि आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, और वो आ गया 10103। ठीक है, राउंड ऑफ, हमेशा राउंड ऑफ हो जाता है वो नंबर, तो 10103 आपका नंबर आ गया। वही आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है ट्रेड करने के लिए, और वही आपका मैक्सिमम लॉस है, क्योंकि दैट इज द प्रीमियम दैट यू विल बी बाइंग, दैट यू विल बी पेइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, फिर हम क्लास एंड कर सकते हैं। देखो, ये हमने पे ऑफ ग्राफ देखा अगर मैं एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर रहा हूँ। हम आगे जाके क्या करेंगे, कुछ हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रैडल एंड अ स्ट्रैंगल, जहां पे आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों साथ में खरीद लेते हो, यू बाय बोथ टुगेदर। वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट वहां पे भी पे ऑफ ग्राफ्स बनते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बनाना मैनुअली। बनाना बहुत ईजी होते हैं वैसे, बट एज ए बिगिनर अगर आप ट्राई करोगे तो मुश्किल आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊं, लेट्स से 22,600 की मैं कॉल भी बाय कर लेता हूं और मैं पुट भी बाय कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल, तब भी मेरा कुछ पे ऑफ ग्राफ बन जाएगा। उस केस में भी कुछ मेरा पे ऑफ ग्राफ बनेगा, वो भी यहाँ पे बन के आ जाता है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट ही देना चाहूंगा। ये पे ऑफ ग्राफ तो यहाँ बन गया, ठीक है। अगर मैंने लेट्स से 22,600 का कॉल भी बाय कर लिया, 22,600 का पुट भी बाय कर लिया, तो कुछ तो यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ बन गया। आई वॉन्ट एवरी वन टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस पे ऑफ ग्राफ के पीछे लॉजिक क्या है, और इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक प्राइस पे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है, ब्रेक इवन कैसे आ रहा है, 2 पॉइंट्स पे ब्रेक इवन आ रहा है, और मैक्सिमम लॉस किस पॉइंट पे आ रहा है और क्यों आ रहा है। आई वॉन्ट एवरीवन टू सिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आई बाय टू कॉल्स लेट्स से एट 22,600 स्ट्राइक, व्हाई इज अ पे ऑफ ग्राफ लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। आपको समझ में आया लॉट साइज का कॉन्सेप्ट, लॉट साइज और मार्जिन कैलकुलेट कैसे करी हमने? हमने सिंपल 134 जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो प्रीमियम है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो आपका ओवरऑल मार्जिन निकल गया। आप इसमें लॉट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा करना है, आई कैन इंक्रीज द लॉट साइज इफ आई मेक इट टू 150, नाउ द मार्जिन विल बी 134 into 150, दैट इज 20205। इस तरह से मैं जैसे इंक्रीज करता रहूंगा क्वांटिटी, वो मेरा नीचे मार्जिन बढ़ता रहेगा। ठीक है, okay, so this is a small assignment that everyone has to do.
और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके अभी हैं तो यू कैन आस्क दैट। जयन सर, यू कैन इंस्टॉल सही फ्रॉम एनी फोन नंबर, इट्स ऑल राइट। उसमें आपको सेम नंबर होने की जरूरत नहीं है, बट आप उससे भी कर सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल सही ऐप ऑन एनी फोन नंबर, बस यूज द लिंक दैट आई गेव यू, सेम लिंक, डोंट यूज एनी अदर लिंक। Any questions, any feedbacks for the class? Let me know, then we will wrap up. कुछ questions, कुछ feedbacks अगर आपके हैं क्लास के लिए, क्लास अच्छी लगी तो you can maybe type good class. If you did not like it, fast लगी तो वो भी बता दीजिए, कुछ feedback हो तो। और अगर कुछ question तो वो भी पूछ लीजिए आप लोग, चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हैंड रेस कर लीजिए, विल अनम्यूट यू। गुड गोइंग, okay, excellent session, wonderful. The next class for all of you will not be tomorrow, will not be on 1st, it will be on 2nd of March. अभी 2 दिन का एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। रीजन छोटा सा है, जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं वो बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं है अभी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव मिस्ड द फर्स्ट 2 क्लासेस, प्लस व्हाटएवर वी हैव लर्न टुडे, आई वुड वांट एवरीवन टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। Plus, I will also be sharing some recorded content to all of you that we want everyone to go to access. तो कुछ और मैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस का आपको कंटेंट शेयर करूंगा, एक्स्ट्रा कंटेंट में शेयर करूंगा, 3 से 4 रिकॉर्डिंग्स होंगी। मैं चाहूंगा वो सब आप लोग देखें, तो जो आप लोगों ने आज पढ़ा है दैट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड बेटर। NGK सर, आई विल एक्सप्लेन यू द होमवर्क अगेन। NGK sir, do you understand the logic behind the payoff graph for any one option trade that you place? Do you understand how did we draw the payoff graph? You understood, right? I'll put my screen share again once. तो सिमिलरली अगर मान लो हम कोई भी एक ऑप्शन का कॉल बाय करते हैं तो एक पे ऑफ ग्राफ बनता है। आई सिंपली टोल्ड दैट इफ यू लेट्स से बाय a call option for buy a call option and a put option for any particular expiry, तो एक अलग तरीके का पे ऑफ ग्राफ बनता है। द पे ऑफ ग्राफ इज अ बिट डिफरेंट। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट पे ऑफ ग्राफ? आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड। 1 minute, I'll join the class once again and will tell you. Yes, Amol sir, I will be sharing the topic wise quiz also. इस टॉपिक का भी एक क्विज मैंने बनाया है, वो भी मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी। I will be sharing you the test. DK is different. Yogesh sir, we have not talked about DK yet. टाइम DK, थीटा DK हमने वो बात नहीं करा अभी। ग्रीक के बारे में बात करेंगे, DK के बारे में बात करेंगे। It was important to do today's class for all the beginners. अच्छा, कितने लोग ऐसे थे जिनको ऑप्शंस पहले का भी समझ में नहीं आया था बट आज की क्लास के बाद थोड़ा बेटर समझ में आया? इज देयर एनीवन हु फेल्ट कि आज की क्लास के बाद थोड़ा ऑप्शन ज्यादा समझ में आया? कल्याण सर, जयंत सर, गुड टू नो दैट। ऑलराइट, ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ NGK सर। ठीक है, ओके। देखो, अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे सारी एक्सपायरीज के प्राइस बिल्कुल खत्म हो गए हैं बिकॉज ये आज की ही है। तो आई हैव टू सिलेक्ट द नेक्स्ट एक्सपायरी 6 मार्च। ठीक है, तो NGK सर, फोकस ऑन द स्क्रीन वंस। नाउ लेट्स से हम लोगों ने सिर्फ एक कॉल ऑप्शन बाय किया 22,600 की एक्सपायरी का, तो कुछ इस तरह का पे ऑफ ग्राफ बन के आया जहां पे मेरे पास लिमिटेड लॉस है, मेरे पास एक पॉइंट पे ब्रेक इवन है और उसके बाद मेरे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है। NGK सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट किस प्राइस पे आएगा, आपको बता सकते हो? ऑल्दो यहाँ पे लिखा है 22,734, बट इसका लॉजिक क्या होगा? कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? फॉर्मूला क्या होगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो? मैं स्ट्राइक प्राइस में क्या ऐड कर दूंगा? NGK सर, इफ आई वांट टू गो ब्रेक इवन, हम वो उस वाले एग्जांपल पे चलते, सर ने जो बताया था, कौन से जो A और B के बीच में डील हुई थी, उस A और B के डील में कौन सा एक ऐसा पॉइंट था जहां पे दोनों कोई फायदा नहीं नुकसान नहीं था, जहां पे यस स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, जब 10 लाख प्लस 60,000 मैंने किया था, जब ओवरऑल प्राइस 10,60,000 बहुत था, देन इट वाज अ ब्रेक इवन फॉर बोथ द बायर एंड द सेलर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 22,734 इज द ब्रेक इवन, 22,600 is the strike price. If I add
दी प्रीमियम दैट इज सिंपली 134 रुपीज, 134 रुपीज में ऐड करता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पे ऑफ ग्राफ था फॉर इफ आई बाय वन कॉल ऑप्शन। लेट्स से अगर मैं इसी प्राइस पे एक कॉल ऑप्शन बाय भी कर रहा हूँ और एक पुट ऑप्शन बाय भी कर रहा हूँ, एक पुट ऑप्शन भी बाय कर रहा हूँ, मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं इसको। ये स्ट्रैडल होता क्या है, स्ट्रैडल होता क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल एक छोटा सा असाइनमेंट है। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, वेयर यू बाय फॉर अ सर्टेन एक्सपायरी यू बाय बोथ कॉल एंड अ पुट। नाउ द पे ऑफ ग्राफ लुक्स अ बिट डिफरेंट। इट हैज टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, it has a single point where the loss is maximum, and then it has maximum loss and maximum profits on both the sides. I want NGK sir you to understand how this curve is drawn and what is the logic behind it. We will explain in the next class or next to next class, but before that I want you yourself to try and understand कि इसका logic क्या है, इसमें break even कैसे आया, कब आया, क्यों ऐसा आया, किसी भी एक प्राइस पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और क्यों हो रहा है। गिव इट अ थॉट। दिम्बेश्वर सर, यूर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेंगे दोबारा। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे सोचोगे, थिंक ऑफ इट एज डूइंग टू डिफरेंट डील्स। वो बी जो था उसने ए वाली डील भी कर ली और सी वाली डील भी कर ली। वी अंडरस्टूड पुट ऑप्शन विद द डील बिटवीन बी एंड सी। अब मानो बी जो है वो ए वाली डील भी कर ले और सी वाली डील भी कर ले, तब उसके लिए लाइफ कैसी होगी वो समझता है। परमजीत मैम, ये ग्राफ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये आपका असाइनमेंट है, ये पहले आप देख के आओ। ठीक है, बाकी परमजीत मैम, ऑल्सो द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, सिंगल ऑप्शन के लिए ग्राफ कैसे बनता है वो आप समझिएगा। ठीक है, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ। आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आप बोलना चाहते हैं। हाँ जी, आप रिपीट कर दीजिए प्लीज उसको। जो मैम एक चार्ट सिंगल एक्सपायरी वाला था, चार्ट को डिस्क्राइब कर दीजिए, चार्ट को समझ नहीं आया चार्ट। मैम ये वाला चार्ट आपको, हाँ, चार्ट का ना समझ नहीं आया वो कैसे कैसे है। जो ये वाला चार्ट था वो समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ, ये भी समझा दो, दूसरे वाला भी, कॉल एंड पुट दूसरे का आपने इकट्ठा लिया था ना। दूसरे वाला ये तो मैम कौन सा है? असाइनमेंट है, वो मैंने समझाया नहीं किसी को भी अभी, ये तो सर ने क्लास में समझाया था ना। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। सिंपल है मैम। तो जब आप कोई भी एक एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो इस तरह से कुछ आपको चार्ट दिखाई देता है। इस चार्ट में आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी आपको लॉस है वो लॉस हमेशा होगा लिमिटेड। अगर वो ए और बी के बीच में डील हमने देखी थी तो मैक्सिमम नुकसान बी को कब हो सकता है, जब जो नुकसान बी को हो सकता है वो सिर्फ प्रीमियम है जो उसने प्रीमियम पे किया है ना। उसके बाद अगर मान लो प्राइस फ्लैट का ऊपर नीचे जो भी होता है, ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू बाय, ही इज ओनली हैज द राइट टू बाय और सेल। तो उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लॉस जो है वो उतना ही है जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 10,000 रुपीज का मार्जिन रिक्वायर्ड है, उतना ही लॉस कर सकते हो आप। ठीक बट है। जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी का प्राइस बढ़ता जाएगा, निफ्टी का प्राइस बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो उसी तरह से एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो प्राइस बढ़ता ही जाएगा। अब जो सर्टेन पॉइंट है जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो कुछ नहीं है, वो बस यही है, जो भी आपकी पहले एक्सपायरी का प्राइस था 22,600 जिसपे आपने डील करी थी सेट, उसके ऊपर आप प्रीमियम ऐड कर लो क्योंकि प्रीमियम आप पे कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है। तो 22,600 प्लस 134 रुपीज, तो 22,734 आपका बन गया ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का फॉर्मूला सिंपल यही होता है, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। प्लस प्रीमियम, ठीक है। वो आप नोट कर लो। ठीक ठीक है। तो ये क्लास जो संडे को है अब, नेक्स्ट क्लास संडे को संडे को, ठीक, एट 7। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, इफ नो मोर क्वेश्चंस वी कैन रैप अप फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीवन। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर वील रैप अप टुडे। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमोल सर, कल्याण सर, थैंक यू। गुड नाइट दिनेश सर, गुड नाइट। Recording stopped.